दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की 7 बहुत मजेदार कहानी, अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार स्टोरीज। चाबी की खोज, बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के कारनामों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। उसे कुछ लोग बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगे थे, तो कुछ सिद्ध पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष की जिसकी उलझलूल सी लगने वाली हरकतों में भी जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि नौजवान उसकी नकल कर नोकदार टोपी पहनने लगे थे। कोई उसकी नकल कर गधे पर उल्टा सवार होता तो कोई उसकी सादगी और सरलता को आत्मसात करने का प्रयास करता। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन इन सब बातों से बेखबर एक आम आदमी की तरह मेहनत मशक्कत करता और उससे मिलने वाली रकम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। न तो उसे कुछ बचाने की चिंता सताती और न ही धन कमाने की लिप्सा से वह पीड़ित होता। अलमस्ती उसकी फितरत थी। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मुल्ला के चेहरे पर शिकन किसी ने नहीं देखी। समस्याओं को वह समस्या की तरह लेता भी नहीं था। जोखिम उसे कभी जोखिम नहीं लगी। सहजता और सरलता, मासूमियत और निश्चलता मुल्ला नसीरुद्दीन की पहचान थी। लोग कहने लगे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने जीवन में इतना तपा है कि उसके मन के सारे कलुष मिट गए हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर एक धनवान व्यक्ति उससे मिलने आया। दुआ सलाम के बाद उस धनवान व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मेरा नाम आलम है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं चाहूँ तो सोने की सिल्लियों से अपने रहने के लिए मकान बना सकता हूँ। मगर इतना धन होने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको सिद्ध पुरुष मानते हैं, इसीलिए मैं आपके पास दामन फैला आया हूँ। आप चाहें तो मुझे संकट से उबार सकते हैं। मुझे बताएं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अब तक उस धनाढ्य व्यक्ति की बात सुन रहा था, थोड़ा संकुचित हुआ और झेंपते हुए बोला, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी कर अपना परवरिश करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें। मैंने सैकड़ों लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। आप मेरी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे निराश नहीं करें। धनाढ्य व्यक्ति ने अपनी गुजारिश से मुल्ला नसीरुद्दीन को निरुत्तर सा कर दिया। अजीब उलझन में पड़ गया मुल्ला नसीरुद्दीन। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे ज्ञानी ध्यानी मानकर विशेष सम्मान देने लगें। वह तो सहजता में जीवन जीने का हिमायती था। यह बात जरूर थी कि जीवन की उलझनों ने उसे इतना तजुर्बा दे दिया था कि अब कोई समस्या उसे समस्या नहीं लगती थी। उसका विश्वास था कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। धनाढ्य व्यक्ति के बार बार गिड़गिड़ाने पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कितनी विचित्र बात है कि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, वह समस्या आपने मुझे अब तक बताई ही नहीं। धनवान व्यक्ति, जिसका नाम आलम था, मुल्ला के इस कथन से थोड़ा लज्जित हुआ और विनम्रता से बोला, मुल्ला साहब, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा। मुझे आत्मिक सुख और शांति कैसे नसीब होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए आलम की तरफ देखा और कहा, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा, मगर आज नहीं, उचित अवसर आने पर। आप अपना पता बता दें और उचित समय का इंतजार करें।
आलम ने समझ लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से अब इस प्रसंग में कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसलिए वह उसे अपना पता बताकर वहां से लौट गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आलम को लगने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। चूंकि बेचैनी उसका स्वभाव था, इसलिए वह प्रायः ऐसे भी सोचता, न जाने मुझसे कौन सी खता हो गई है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की कृपा दृष्टि मुझे नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को आलम अपने घर के सामने की सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन एक पेड़ के नीचे कुछ तलाश कर रहा है। आधा बदन झुकाए मुल्लारुद्दीन कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी पीछे चहलकदमी करता हुआ बेचैन हो नसीरुद्दीन रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेचैनी की स्थिति में कुछ तलाशते देख आलम खुद बेचैन हो उठा, यह जानने के लिए कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या खो गया है जिसकी तलाश वे इस कदर बेचैन होकर कर रहे हैं। आलम तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए पूछा, जनाब, आपका कुछ खो गया मालूम पड़ता है। क्या खोया है, मुझे बताएं ताकि मैं भी उसकी तलाश में आपकी मदद करूं। मेरी चाबी खो गई है। जेब में थी, जेब से गिर गई। उसी को तलाश रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। कहाँ गिरी चाबी? उत्सुकतापूर्वक आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। चाबी तो मेरे कमरे में ही कहीं गिर गई थी। आज सवेरे जब मैं बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े पहन रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। अरे, कमाल है। चाबी गिरी आपके कमरे में और आप तलाश रहे हैं यहाँ? चैंक कर आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। बहुत मासूमियत से मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे कमरे में अंधेरा है, इसलिए चाबी वहां तलाशना मुश्किल है। इस समय यहाँ उजाला है, यही उजाला देखकर मैं यहाँ चाबी खोजने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। आलम को मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर अटपटा लगा। उसने बड़ी बेबाकी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, जनाब, मैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष मानता था। समझता था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं। मगर आप अभी जो काम कर रहे हैं, वैसा तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। अदना से अदना आदमी भी यह समझता है कि कोई वस्तु जहां गिरी है, वहीं से जहां मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाबी गिरे कमरे में और चाबी मिले पेड़ के तने के पास मुख्य सड़क पर। आलम की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन जोरों से हंसने लगा, बिल्कुल बावलों की तरह, और हंसते हंसते बोला, आलम, आप तो मेरी तरह ही हरकतें कर रहे हैं। सुख और शांति सद्भाव और निश्चितता में है, लेकिन आप उसकी खोज धन से करना चाहते हैं। धन से कभी सुख और शांति किसी को नसीब हुई है? मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर आलम को अचानक याद आ गया कि एक दिन उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से जानना चाहा था कि उसे सुख और शांति कैसे नसीब होगी, और मुल्ला ने जवाब दिया था, उचित अवसर आने पर बताऊंगा। आलम समझ गया कि चाबी की खोज महज एक बहाना था। उसे सही प्रयास की दिशा बताने के लिए ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाबी खोजने का नाटक किया है। वह स्वतः मुल्ला नसीरुद्दीन के कदमों पर लौट गया और कहा, धन्य हुआ मैं, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो तसल्ली भरे कदम बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे,
साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है। किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ आई है, इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया, यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है।
कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम की पिनक में मुल्ला नसीरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकाले। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसीरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या खुदा, आखिर रस्सी मिल ही गई। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झांककर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से पानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा था। खाली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर करीने से उसे पानी में डाल दिया। उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसे पानी में डाला। संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज में जा फंसा। मुल्ला ने रस्सी खींचने की कोशिश की मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकालकर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता फिर एड़ी चोटी का जोर एक करके रस्सी को खींचता। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव को टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसीरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसीरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से टकरा गया और इस चोट से मुल्ला नसीरुद्दीन की चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर तक वह चित पड़ा रहा। जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोलीं तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित पड़ा मुल्ला नसीरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद दिया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आज मैंने समय पर नहीं देख लिया होता तो कुएं में ही डूब गया होता चांद। मुल्ला का हर कदम जो उसके घर की तरफ उठ रहा था बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह किया हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 परियों की जलक्रीड़ा बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन का मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक शावलियों में खोसा जाता।
नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इन नशेड़ियों में एक बहुत मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और अफीम की पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे पांच घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपौर कर मामला रफादफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा, तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आकर उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दिया। और बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता हुआ मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था। प्रायः रोज शाम को टहलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन नदी किनारे आता और आम के पेड़ के तने के सहारे बैठता। दूसरी तरफ से अफीम के नशे में मस्त मुस्टंडा आकर उसकी टोपी उछाल देता। मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन उस मुस्टंडे को सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे सबक सिखाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चैंका। हाँ, इस टोपी को पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरिष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, तुम्हारी नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे।
किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की नेकी कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की इंतजार में। मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसकी गिरेबान थाम लिया और गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी में हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था। 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी, और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। मुल्ला वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, फिर उड़ाओगे टोपी? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 बादशाह से दूरी भली बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी। असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला एक नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है, तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे, बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरा जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया।
वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुममें भी पैदा हो जाए और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है, आ आ आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था। देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा। शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं ताकि तुम्हारी हसरतें पूरी हो सकें। मुल्ला की बातें सुनकर उसकी बेगम बहुत खुश हुई। पहली बार उसे मुल्ला समझदार इंसान की तरह बात करने वाला शख्स दिखा। पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखकर मुल्ला बोला, बेगम मैं जल्दी ही शास्त्रीय गायकी करना सीख लूंगा। मैं गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास जा रहा हूँ गायकी सीखने। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास गायकी सीखने के इरादे से पहुंच गया। उसने उस्ताद को अपना परिचय बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझ में आप एक अच्छा शिष्य अवश्य पाएंगे। उस्ताद ने मुल्ला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है, मगर मैं गायकी सिखाने के लिए पैसे लेता हूँ। कितना पैसा? उलझन में पड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने रुआसे स्वर में पूछा। पहले 6 माह तक 100 रुपए प्रति माह, 6 महीने बाद से 10 रुपए प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है, कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा है। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 5 निशानेबाज मुल्ला नसीरुद्दीन मजेदार कहानी। अपने गांव के बाजार के चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन कभी कभी बेपर की भी उड़ाता था। वह चबूतरे पर पालथी मारकर बैठ जाता और अपनी पतली लंबी दाढ़ी सहलाता हुआ अपने आजू बाजू बैठे लोगों के सामने मजेदार किस्से सुनाता। आम तौर पर ये किस्से लोगों के मनोरंजन के लिए वह सुनाता था और इन किस्सों का एक पात्रा वह भी हुआ करता था। एक दिन उसी चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों को एक कपोल कल्पित घटना सुना रहा था। एक बार मैं अपने गधे पर सवार होकर अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल के रास्ते में एक जंगल है। जब मेरा गधा जंगल में घुसा तो मेरे सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर मैंने अपना साहस नहीं खोया। तुरंत धनुष और बाण निकाला, प्रत्यंचा पर बाण रखा और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ दिया। पलक झपकते देखा कि बाण से बिंधा हुआ शेर मेरे गधे के आगे पड़ा हुआ था। लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। श्रोताओं में से एक ने टोका, मैंने तो कभी आपके पास धनुष बाण नहीं देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरूरत के समय ही मैं अपना धनुष बाण निकालता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं अचूक निशानेबाज हूँ। दूसरे श्रोता ने कहा, जब इसे संदेह हो ही गया है तो आप अपना धनुष बाण लाकर इन सबको अपना अचूक निशाना दिखा ही दीजिए। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, बुरे फन से, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मजमा लगाकर बैठे लोगों से कहा, अब कौन घर जाए और धनुष बाण लाए? इतनी देर में तो सूरज ढल जाएगा।
तब क्या खाक मजा आएगा निशानेबाजी का। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात श्रोतावृंद को ठीक लगी। उनमें से एक श्रोता तेजी से उठा, मैं अभी तीरधनुष और लक्ष्य लेकर आता हूँ। इतना कहते कहते वह तेजी से दौड़ गया। थोड़ी ही देर में वह निशानेबाजी का सारा सामान लेकर चबूतरे के पास आया और मुल्ला नसीरुद्दीन को धनुषबाण देकर कहा, मैं लक्ष्य को सामने वाले पेड़ के तने पर लटका कर आता हूँ। मेरे आने के बाद आप अपनी निशानेबाजी दिखाना। मुल्ला के पास हामी भरने के सिवा और कोई चारा नहीं था। लक्ष्य बांधकर वह व्यक्ति लौट आया और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, अब चलाइए बाण। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहला बाण छोड़ा जो लक्ष्य से बहुत पहले रास्ते में ही गिर पड़ा। सभी हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, यह निशाना मेरा नहीं था। ऐसे बाण चलाया करते हैं हमारे कोतवाल। लोग फिर हंस पड़े। मुल्ला को दूसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार थोड़ा और जोर लगाकर प्रत्यंचा खींची। बाण छूटा मगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। लोग फिर हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, हंस लो भाइयों, यह थी काजी की निशानेबाजी। ऐसी निशानेबाजी पर मुझे भी हंसी आती है। मुल्ला को फिर तीसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया ही था कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, यह निशाना तो मुल्ला नसीरुद्दीन का है न? मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ा। सन्न करता हुआ बाण लक्ष्य को बेध चुका था। बाण छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने विजेता भाव से सबकी ओर देखा और पूछा, देख लिया न बंदे का निशाना। लोगों ने मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन निशानेबाज भी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 दोस्तों, बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। तेज हवा के झोंकों के साथ टिप टिप बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा, जुम्मन मियाँ सिर पर कपड़ा रखे दौड़े जा रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को शरारत सूझी। उसने जुम्मन मियाँ को छेड़ने के अंदाज में कहा, जुम्मन मियाँ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो खुदा के नेक बंदे हो, तुम खुदा की इस मेहरबानी से क्यों भागे जा रहे हो? सुना नहीं, बरसात खुदा की मेहरबानी से होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात जुम्मन मियाँ की समझ में नहीं आई। उसने पानी से बचने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की खिड़की पर बने छज्जे की ओट लेते हुए कहा, अरे खुदा की मेहरबानी से कौन बचता है? मैं तो बारिश की बूंदों से बच रहा हूँ। हाँ हूँ। मुझे सर्दी जल्दी लगती है। जरा सा भीग जाऊं तो बुखार लग जाता है। तुम तो अपने महल में चैन से बैठकर बारिश का मजा ले रहे हो। तुम्हें बारिश में भीगने वालों की परेशानी कैसे समझ में आएगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाक करना जारी रखा और गंभीरता दर्शाते हुए जुम्मन मियाँ से कहा, मियाँ, तुम धार्मिक आदमी हो। 100 फकीर मरते हैं तब तुम जैसा इंसान जन्म लेता है। तुम भी यदि खुदा की मेहरबानी से भागोगे तब इस प्यासी धरती का क्या होगा? बेचारे जुम्मन मियाँ को मुल्ला नसीरुद्दीन की आधी बात समझ में आई और आधी नहीं आई। कुल मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से उसने एक मोटा निष्कर्ष निकाला कि खुदा के नेक बंदों को बारिश से बचने के लिए भागना नहीं चाहिए, भले ही वह वर्षा से भीग ही क्यों न जाए। नतीजा यह हुआ कि जुम्मन मियाँ सामान्य गति से चलते हुए अपने घर गए। बारिश में बुरी तरह भीगने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। सर्दी, खांसी, बुखार ने उसे जकड़ लिया। बेचारा जुम्मन मियाँ बुखार में तपता रहा। एक दिन बुखार की बेचैनी की वजह से जुम्मन मियाँ बिस्तर से उठकर अपनी खिड़की पर आ गया और बाहर का नजारा देखने लगा। अचानक ही उस वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। दिन की रोशनी भी अचानक ही मंद हो गई थी।
जुम्मन मियाँ ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में छाए मेघ ने आसमान का नीलापन ढक दिया था, जिसके कारण आसमान गहरे सुरमई रंग का दिख रहा था। जुम्मन मियाँ ने सोचा, अब तेज बारिश होगी और शायद दिन भर होती रहेगी। अभी जुम्मन मियाँ बारिश का मिजाज समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश से भीगने से बचने के लिए उसने तेज गति से दौड़कर अपने घर की तरफ जाते मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। जुम्मन मियाँ के मुंह से हठात निकल पड़ा, अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, खुदा की देन है वर्षा। खुदा की इस मेहरबानी से भला कोई भागता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को जुम्मन मियाँ के साथ किया गया अपना मजाक याद आ गया और उसने तुरंत कहा, जुम्मन मियाँ, मेरा भागना इसलिए जरूरी है कि खुदा की मेहरबानी मेरे पैरों तले न आ जाए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन और तेज गति से भागने लगा और बेचारा जुम्मन मियाँ ठगासा उसे देखता रह गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।